हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल। आप सभी का एक बार फिर से अपने लकी एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है गणेश चतुर्थी, जिसकी आप सभी को बारंबार शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से मैं आप सभी को देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इस त्यौहार को आप बहुत अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। इस बुरे समय में और इस महामारी के दौर में थोड़ा दूरी बनाए रखें आपस में, लेकिन आनंद करने में यानी एंजॉय करने में आप बिल्कुल भी कोई भी दूरी ना बरतें। तो चलते हैं आगे हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 11th क्लास ज्योग्राफी, हमारा चैप्टर चल रहा है दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और ये अंतिम लेक्चर है। आज हमारा ये चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है। तो इसमें मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके लिए कठिन भरी हो, या एक्स्ट्रा भी मैंने इतना सारा कराया है कि आप उसको आजीवन याद रखोगे कि साहब ये हमें ये चीज़ पढ़ने को आगे किसी ने पढ़ाई भी नहीं है और ये आपने 11th क्लास में हमें पढ़ा दी है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ये चीज़, अगर छोटी सी चीज़ आपको एक समझ में आ गई तो आप बहुत बड़ी चीज़ को समझ जाओगे। भूगोल यही चीज़ है, भूगोल के बारे में पढ़ना लिखना, वो छोटी सी चीज़ से हम बड़ी चीज़ बना दें, किस प्रकार बनाते हैं उससे जुड़ना ही भूगोल है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास में। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है सूर्य की संरचना, यानी सौरमंडल के बारे में कल हमने पढ़ा और उसमें ग्रह और उपग्रहों के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं, पार्थिव किसे कहते हैं, जोवियन किसे कहते हैं, टेरेस्ट्रियल किसे कहते हैं, वो सारे कल मैंने आपको बता दिए हैं। और आगे बात चल रही है हमारी सूर्य की संरचना की। तो देखिए, सूर्य की संरचना मैंने आपको एक चित्र बनाया है। ये सूर्य है। सूर्य का जो भाग अंदर से हमें प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, या जिसे अंग्रेजी में फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बेनुमा आकृतियां दिखाई देती हैं। कभी कभी उनको हम सौर कलंक कहते हैं। कलंक का मतलब होता है धब्बा। कभी कभी हम कहते हैं कि ये आदमी के नाम पे कलंक है, तो कलंक का मतलब आदमी के नाम पे धब्बा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सूर्य पे कुछ काले धब्बेनुमा आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं। तो सूर्य के धब्बे, ये सूर्य के बहुत ही ठंडे भाग होते हैं और इनका जो तापमान होता है सौर कलंकों का वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर सूर्य की टोटल सतह की तापमान, पूरी तापमान की अगर बात करूं तो 6000 डिग्री सेल्सियस है सूर्य की सतह का तापमान। लेकिन सूर्य की सतह पर ये धब्बे पाए जाते हैं सौर कलंक, ये फिर भी ठंडे हैं। यहाँ का जो तापमान है वो केवल और केवल 1500 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान रखना। तो जो भाग प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रकाश मंडल, ये धब्बे हो गए सौर कलंक। और जो भाग हमें केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है सूर्य का, उसे कहते हैं हम कोरोना। ये कोरोना महामारी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक कोरोना सूर्य का वो भाग है जो केवल सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है, और वो भाग केवल ये किनारे हैं इसके, ये दिखाई देते हैं, प्रकाशमान भाग उसका छुप जाता है। तो इसे हम कोरोना कहते हैं जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो कभी कभी क्या होता है, सूर्य से परमाणुओं का तूफान जो होता है, इस प्रकाशित भाग से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है कि वो अंतरिक्ष को पार कर जाता है। उसे कहते हैं हम सौर ज्वाला। क्या कहते हैं उसे? सौर ज्वाला। तो कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी तेजी से निकलता है जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। यह सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां पर पाए जाने वाले धूल के कणों और गैसों से क्या करती है, टकराती है, और टकराने से घर्षण करती है। उस घर्षण से एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं हम अरोरा। क्या बोलते हैं? अरोरा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, एंड ये तुम्हारी 11th क्लास में भी है, बीए में भी आपको मिलेगा, एमए मिलेगा। आप छोटी से छोटी तैयारी करोगे और बड़ी से बड़ी तैयारी करोगे, सब में मिलेगा ये अरोरा किसे कहते हैं। इस अरोरा के पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये इस अरोरा के दो भाग हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये सूर्य की एक छोटी सी संरचना है और इसी में आपका सब क्लियर हो जाता है। बाकी परिभाषाएं मैंने आगे लिख दी हैं। अब देखिए, सौर ज्वाला की परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश मंडल से परमाणु का जो तूफान है वो इतनी तेजी से निकलता है कि वह अंतरिक्ष को पार कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर सौर ज्वाला की परिभाषा लिख दी है। यहाँ मैंने लिख दिया है, यह सौर ज्वाला धूल के कणों आदि से टकरा करके या घर्षण करती है
जिसके कारण रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं? अरोरा। इस अरोरा को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आगे मैंने सूर्य का जो भाग हमें प्रकाशित होता हुआ दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। मैंने सबसे पहले ही बता दिया आपके लिए, यहाँ पर ये सूर्य की जो सतह का जो प्रकाशित भाग हमें दिखाई देता है दिन के समय उसे हम प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो केवल हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, केवल ये भाग किनारे वाले, इसे कहते हैं हम कोरोना। क्या कहते हैं हम? कोरोना। सूर्य की सतह पर पाए जाने वाले काले धब्बों को, ये धब्बे मैंने अभी बताया आपके लिए, इनको बोलते हैं हम सौर कलंक। ये सूर्य के ठंडे भाग होते हैं जिनका तापमान कितना बताया मैंने? 1500 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की टोटल सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है वैसे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये मैंने चित्र भी बना दिया है और ये चित्र जिसकी समझ में आ जाएगा उसको सारी चीज़ याद हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए। हाँ, तो देखिए आगे चलते हैं। अब बात आती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य की कुछ दूरियों की बात करते हैं। सूर्य के बारे में हमने सूर्य की संरचना तो पढ़ ली, लेकिन उसका आयतन कितना है, द्रव्यमान कितना है, उसका व्यास कितना है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो और सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये चीज़ें कुछ थोड़ी छोटी छोटी बात रह गई हैं, तो उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बे होते हैं उनका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। वो सूर्य के ठंडे भाग होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं। सूर्य की जो औसत आयु बताई गई है वो 10 अरब वर्ष बताई गई है। सूर्य का जो निर्माण हुआ है वो 2 गैसें मुख्य थी, उसमें हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अन्य कुछ तत्व पाए जाते हैं जो लगभग 2.5% पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस लगभग सूर्य की जो सतह है उसमें 71% पाई जाती है। हीलियम जो गैस है वो लगभग 26.5% पाई जाती है, 26.5%। अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य की जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ है किलोमीटर की। अगर बात करें तो 15.21 करोड़ किलोमीटर ये अधिकतम दूरी है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की अधिकतम दूरी कितनी है, तो वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी कितनी है, तो वो अगर बात करें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। और अगर माध्य दूरी पूछ लेता है, कभी कभी पृथ्वी घूमती हुई सूर्य के मीडियम बेस से गुजरती है, तो वो माध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर पाई जाती है। उसके सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती हैं, या सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो वो 8 मिनट 18 या 16 सेकंड दोनों ही सही हैं। 8 मिनट तो होती हैं, लेकिन 18 सेकंड और 16 सेकंड ये दोनों ही सही हैं ऑथेंटिक और सरकारी किताबों में। आपकी जो किताब में दे रखा है वो 8.18, हालांकि आपकी किताब में दे ही नहीं रखा है। ये जो पिछली गत वर्ष की जो बुक थी अपनी उसमें दे रखा था, लेकिन इस वर्ष की किताब में एनसीईआरटी की बुक में दे ही नहीं रखा, ये अलग से है। सूर्य के जो प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में चलने की जो रफ्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर होती है। उसके अलावा सूर्य का जो आयतन होता है वो पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक है। द्रव्यमान है वो 3,32,000 गुना अधिक है सूर्य का जो द्रव्यमान है, और सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। ये सूर्य का व्यास है। तो ये आयतन, द्रव्यमान और व्यास हैं तीनों की तीनों। और सूर्य से पृथ्वी के दूरी हो गई तीनों, अधिकतम, माध्य और न्यूनतम तीनों दूरियां आपके सामने हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश का समय लगता है वो आपके सामने है। सूर्य के प्रकाश की गति आपके पास में है। सूर्य के जो सतह है उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, कौन कौन से तत्व यानी कितने तत्व पाए जाते हैं वो भी आपके सामने है, उनका प्रतिशत। सूर्य की औसत आयु कितनी है वो आपके सामने, और सूर्य की सतह का तापमान है वो कितना है वो सभी आपके सामने है। उसके अलावा आपकी किताब में एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है विभेदन की। विभेदन किसे कहते हैं, तो देखिए पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले हल्के व भारी घनत्व वाले जो पदार्थ हैं, जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो उनके अलग होने की जो क्रिया है उसको विभेदन कहते हैं हम। पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी की सतह है, उस पर कुछ अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ का घनत्व थोड़ा कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। तो जब वो भारी और हल्के घनत्व वाले जो पदार्थ हैं वो जब अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उनके अलग होने की क्रिया को हम विभेदन कहते हैं।
और 1 नंबर का एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रारंभिक काल में वायुमंडल का जब निर्माण हुआ था तो उस समय वायुमंडल के निर्माण में कौन कौन सी गैसों की अधिकता थी या कौन सी गैसें प्रमुख थीं। तो वो 2 गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक, चाहे ग्रह का निर्माण हुआ हो, चाहे तारे का निर्माण हो, चाहे आकाशगंगा का निर्माण हो, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की ही प्रधानता रही है। यही 2 मुख्य गैसें रही हैं। इसलिए वायुमंडल का जब निर्माण हुआ शुरुआत में, तब भी ये हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही गैसें मुख्य थी। तो प्रारंभिक वायुमंडल के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मुख्य थी। विभेदन की परिभाषा आपके सामने है, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो कुछ दूरियां हैं और सूर्य से संबंधित कुछ छोटे मोटे तत्व और हैं वो आपके सामने हैं, और इनको आप नोट कर लीजिए और थोड़ा रिवाइज करते रहना। एक बार फिर से मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की आप सभी को बारंबार फिर से शुभकामनाएं हमारे लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से, और आप नोट करके इसको रिवाइज जरूर करते रहें। तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।